ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी। अब ये हम लोग लाइव क्लासेस के फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है और इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर और एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नाम से ही स्पष्ट है और वो कुछ इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि मैं तुझसे बात करूं और कहूं तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा ना कि सर एक बात बताइए, ये आखिर मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्या हुआ। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स का सबसे पहला डिफिनेशन जो एक लाइन में ही क्लियर हो जाएगा कि वैसा कोई एनिमल्स है, एनिमल्स विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स एंड हैव अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। वैसा कोई जानवर जो 2 से अधिक सेलों से बना हो और उसके पास एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन का एक प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप का सेल हो, टिश्यूज हो, ऑर्गन हो। क्लियर है? तब उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स का नाम देते हैं। ये हुआ इसका डेफिनेशन कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स किसे कहेंगे। एग्जांपल्स बताइए ना। एग्जांपल्स में ह्यूमन बींग्स आ जाएगा, ग्रास हॉपर आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएंगे एंड फिश आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जानवर, टाइगर, लायन, ये सब भी तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही है, यानी कि एनिमल्स ही है। इतनी सारी बातें तुझे क्लियर होता है। अब जो मैंने कुछ बोला अब उसे मैं डिफिनेशन में लिखता हूं। मैंने कहा कि एन एनिमल्स which is made up of more than 2 cells, 2 सेल से अधिक से बना हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल हो, specialized cell to perform a particular function। क्लियर होता? तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? Then it is called multicellular animal। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा फिश हो जाएगा, फ्रॉग भी आ जाएंगे, ग्रास होपर जो घास इस सब में रहता है, और क्या हो जाएगा? ह्यूमन जी, ये तो भारी एक्सीडेंट है, ह्यूमन बींग्स इसी में तो आएगा, एटसेट्रा, यानी कि और भी हो जाएगा। सबसे इससे अभी भूल जाओ, इससे अभी रहने दो, मैं ये पढ़ा रहा हूं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है? क्लियर है? ये हुई कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में डिस्कशन। ये स्पेशलाइज्ड सेल कहने का क्या हुआ सर? जैसे यहां पर लिख दिया कि स्पेशलाइज्ड सेल है किस चीज के लिए? पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। तो यहीं से क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? क्लियर ये हो जाता है ना कि स्पेशलाइज्ड सेल हम वैसे सेल को कहते हैं जिसके पास एक क्षमता हो एक पर्टिकुलर बॉडी में फंक्शन करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? अब हमने ये तुझे बताया था अर्लियर क्लासेस में कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करेगा और न्यूट्रिशन कैसे होगा। अब समय आ गया है कि हम लोग पढ़ें कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है और मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जिसके पास हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। क्या पढ़े हो? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनेलिस। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले इतनी सारी बातें ये तुम लिखेगा
न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में ये सारी बातें लिखो, और जो मैंने बताया उसे समझ गए, ये क्लियर होता है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं तो जो भी मैंने एग्जांपल दिया ये सारे में एक ही प्रक्रिया होने वाला है जैसे हम मानवों में होने वाला है। तो क्यों ना मैं एक पढ़ दूं और सारे काम हो जाए जी। जैसे कि अब हमको एक बात बताइए, अब गर्मियों के दिनों में आम मिलता है, तब आपको ये पता लगाना हो कि जो मैं आम खरीद रहा हूं ना वो आम क्या मीठा है या नहीं है, तो आप सारे आम को काट काट के खाइएगा। सारे आम दुकानदार नहीं ना ऐसा करने देगा कि हर एक आम में से आपको काट के दे दे। सबरी की तरह करोगे, रामायण का कहानी फिर से गढ़ोगे कि हर एक बैर चक के रखेगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो तो कोई एक पर्टिकुलर आम को उठाएगा और उसी में से खाएगा, अच्छा लगेगा तो कहेंगे ठीक है सर आप पैक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर एक में जब प्रक्रिया सेम है तो क्या करेंगे, एक को ही पढ़ लेंगे तो सारे को ही जान लेंगे, है ना? हाँ सर बिल्कुल सही बोलते हैं आप। तो न्यूट्रिशन में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैसे करेगा उसको में जो सारा प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स में कंप्लीट करने वाला है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं यहां। तो ये हेडिंग लिखे हुए और ये जो फिगर है आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर, इसे तुम ड्रा करेगा यानी कि बनाएगा, और इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये तो लिख ही लिए हो गए, तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। क्लियर है? क्लियर है, ये हो गया। अब ये हेडिंग भी इसीलिए हटाओ इसे भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बातें कुछ इस प्रकार से है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बातें हो रही है, तब जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, उसके पास एक एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स है और कुछ कुछ खास ऑर्गन है जो टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर है? सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरे के पूरे जो फिगर तुम देख रहे हो, ये फिगर जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आपके सामने प्रस्तुत है और इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसे। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बातें हो रही है तो इसमें भी टोटल 5 स्टेप्स है जो ये परफॉर्म करेगा। पहला इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। ये प्रोसेस, ये 5th स्टेप्स ये भी फॉलो करने वाला है। काफी मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको और हर एक चीज लिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसे समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। और चलो देखते हैं जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से लेकर के ये पूरे के पूरे ये एनस तक रहता है, तकरीबन 9 मीटर लंबा होता है। जब इसे खोल करके बाहर लाओगे और इस प्रकार से बिछा दोगे तो 9 मीटर लंबा चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तब सबसे पहले होगा क्या कि जो हमारा फूड है हाथ की मदद से विद द हेल्प ऑफ हैंड हम लोग मुंह में उस भोजन को लेंगे और उसको चबाएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। ये जो माउथ में जो काम हो रहा है टीथ के द्वारा और जो भी तुम इससे चबा रहे हो ये फिजिकल डाइजेशन में गिनती जाता है। यानी कि यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन हो रहा है। फिजिकल
क्लियर है? तो सर एक बात बताइए कि केमिकल डाइजेशन क्या मौत में नहीं होगा क्या? होगा। हमारे मौत में क्या प्रेजेंट है? सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करता है? सैलिवा को सीक्रेट करता है। सैलिवा एंजाइम्स जो हम लोग चबा लिए, जो जीव की मदद से, जीव का क्या काम मुंह में कि ये जो भी एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू निकला है उसको मिक्स करता है अच्छे तरीके से। कभी कभी क्या देखते हैं कि जब भी हमारे सामने हमारा फेवरेट डिश रहता है या फिर कभी पार्टी में जाने का मौका मिले तो वहां पर देयर आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड आइटम्स अवेलेबल, तब होगा क्या कि जो तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसे देख करके मुंह में पानी आने लगेगा। ऐसा बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है। कभी आपने सोचा कि ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो सैलिवा को सीक्रेट कर रहा है। यदि सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा को सीक्रेट नहीं करेगा तो जो कहते हो कि इसको देख करके हमारे मुंह में लार चल रहा है यानी कि पानी आ रहा है, वो नहीं आएगा, यानी कि मामला साफ है। तब डाइजेशन का प्रक्रिया सर क्या मौत में ही शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल, मौत से ही डाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। आरंभ प्रचंड का ये नहीं करना है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि डाइजेशन यानी कि पाचन का क्रिया मौत से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन हो रहा है, थोड़ा सा कुछ केमिकल भी हो, डाइजेशन हो ही जाता है। जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो एक एंजाइम्स को सीक्रेट करता है जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। सर ये सैलिवरी एमिलेज क्या हुआ? सैलिवरी एमिलेज जो है वो जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा, बंद कर दीजिए उसे। स्टॉप्स डूइंग अननेसेसरी वर्क बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड एनी हाउ। तो क्या होगा, हम इधर लगे हुए हैं, ये लोग अपना काम करने में लगे। तब ये जो ग्लैंड्स हुआ, इस सैलिवरी एमिलेज वो क्या करेगा कि जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? शुगर में। इसको समझने से पहले जो मैं बोल रहा हूं उसे तुम्हारे दिमाग में टेप रहना चाहिए। ध्यान से मेक कंसंट्रेशन भंग मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्लियर है? तब वो जो है वो कन्वर्ट कर दिया, इसका ये काम है सैलिवरी एमिलेज। ये तो समझ में आता है और आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर है? जो नेक्स्ट बात है कि मौत में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन पता है ये जो मौत में जो डाइजेशन का स्थिति शुरू हुआ है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारा मौत में डाइजेशन हुआ था उसको और डाइजेशन होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डाइजेशन है जी। हाँ बिल्कुल। तब जो मौत में जितना भी लड़ाई झगड़ा चीर फाड़ का काम किया गया हमारे दांतों के द्वारा, वो मेहनत बेकार नहीं गया है, वो भी डाइजेस्ट किया है। वो सिंपल जो रोटी इतना बड़ा तो मोड़ के ले लेते उसको कैसे निकल जाएगा? तो ये छोटा छोटा टुकड़ों में जो पिज्जा बर्गर ऐसे करके हम पूरा चबा जाता है, इतना बड़ा कैसे लेकर जाएगा? तो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ता है और सलीवा जो जीभ है वो मिक्स किया, आसान बनाया, वहां पे थोड़ा सा डाइजेशन हुआ। अब इसके आगे क्या होगा कि जो हमारा जीभ है, जीभ की मदद से विद द हेल्प ऑफ टंग जो फूड तुमने तोड़ा है छोटा छोटा पार्टिकल्स में, लिटिल्स स्मॉल पीसेस में, अब वो ढकेल देगा और यहाँ पे गले से होते हुए नीचे आएगा ये ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस नहीं लिखे ना, ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस, यानी कि इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब मुंह में हर एक काम हो गया जो इनकम्प्लीट डाइजेशन है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये ओइसोफेगस में आएगा तब ये इसको जो फूड को है वो स्टमक में आना होगा ना जी।
यानी कि पेट में आना होगा। हाँ सर बिल्कुल आना होगा। तब कैसे आएगा? यहाँ से ससर के आएगा? नहीं, ससरने वाला सिस्टम नहीं है कि ये ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर से नीचे गया तो ससर गया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तो तुम ही हमको तुम ही बता, मैं अभी बोलने वाला हूँ उसे तुम सुनना और तुम खुद ही ये डिसाइड कर लेगा कि ससरने वाला सिस्टम है कि नहीं है। यदि ससरने वाला सिस्टम रहता तो जो कोई भी रेसलर है वो उल्टा इस प्रकार से लटकता है, तो जो कुछ भी अंदर था वो बाहर आ जाना होता, आ जाता जी, आ जाता कि नहीं? क्योंकि इस केस में जब ऐसे हो रहे हैं तो स्टमक ऊपर और ये जो हमारा ऑइसोफेगस है वो नीचे, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। यदि ससरने वाला ही सिस्टम होता तो यदि हम सो करके भोजन कर रहे होते तो होता क्या कि जो हमने यहाँ से ढकेला है वो कुछ यहाँ तक लगी फूड पाइप है कि नहीं है पूरे, देख लो एकदम यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, ये सारे के सारे फूड पाइप है और यहाँ पे स्टमक कुछ इस प्रकार से लेफ्ट साइड में स्टमक होता, हाथ के बाईं ओर यहाँ पे। ये पहले बचपन में हम लोग भी क्या करते थे कि लगता था कि पूरे के पूरे दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ ना कि ये पूरे के पूरे स्टमक है, जबकि ये पूरे के पूरे स्टमक नहीं रहता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोटा सा यहाँ पे होता है स्टमक, देख लीजिए फिगर में भी। ऐसे अगर मैं खड़ा हूँ तो कहाँ है? ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड में है स्टमक अन्ना जी। तो हाँ सर बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो यहीं पे होता है लेफ्ट साइड। चलो ये सारी बातें तुझे क्लियर होता है। अब जब जैसे ये फूड एंट्री लिया आइसोफेगस में, तो यहाँ जो इसका मसल है आइसोफेगस का यानी कि फूड पाइप का, वो कुछ स्पेशल है, गुद्दीदार टाइप का है, और उसको मैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फैलेगा सिकुड़ेगा ऐसा होता रहता है। और इस मूवमेंट का एक नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट्स अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ? जो हमारा फूड पाइप है ये कुछ इस प्रकार से ये इसमें हलचल होगा। जैसे ये फूड मुंह से एंट्री लिया है, माउथ से इसमें जीभ के बाद से ढकेला, तो जैसे ही फूड पाइप में एंट्री लिया तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? ऐसा ही मूवमेंट होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो ये सटेगा, जैसे कि यहाँ पे यदि फूड है तो ये सटेगा तो इसको ढकेलेगा, आगे आएगा तो ये फैलेगा। अब फिर जब ये फैलेगा तो और नीचे इससे सट जाएगा, तो फिर इस सटेगा यानी कि धसेगा, इसको ढकेलेगा तो ये नीचे आएगा तो ये फैल जाएगा जी। तो फैलेगा तो फिर नीचे गिरेगा ना, तो फिर नीचे गिरेगा, फिर ये सटेगा, फिर ऐसे होते होते यहाँ स्टमक में आ जाएगा। ये फूड पाइप का काम है कि जो कुछ भी भोजन इसमें डाला है तुमने खाने के लिए, तो खा लेते हो कुछ भी, चाउमीन खा लेते हो पूरा एकदम कस के एकदम खींचेगा एक ही बार में और पूरा अंदर, लेकिन यही नहीं पता कि कैसे कैसे जा रहा है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है, यह सजेशन दिया जाता है कि जब आप भोजन खा रहे हो तो आराम से खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए। क्योंकि अगर जल्दी खाएगा इसको जाने में तुम तो डायरेक्ट यहाँ से जीभ से ढकेल देगा, लेकिन ये तुरंत थोड़ी उतर जाएगा, यहाँ से नहीं ना उतर पाएगा, क्योंकि आराम से नीचे जाएगा ना स्टमक में, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना है तभी तो जाएगा। एक वही हो जाएगा, एक वही होगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा ना स्टूडेंट। एक वही कैसे हो जाएगा? आराम से पहले ये इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ऐसे होता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसकी मदद से यहाँ पे आ गया फूड स्टमक में आ गया। तो मैंने देखा इंजेक्शन। अब जो मैं समझा रहा हूँ, इंजेक्शन का काम है ये फूड को एंट्री मारना यहाँ तक ले, और डाइजेशन का काम है जो माउथ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं तुझे कुछ लिखा देता हूँ। यही द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस कैसे लेगा? तो थ्रू
या फिर बाई फॉलोइंग स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स के सहारे लेगा। जो पहले का नाम है इंजेशन, यानी कि इंजेशन करेगा, और दूसरे का नाम है डाइजेशन, और तीसरे का नाम है एब्जॉर्प्शन, और चौथे का नाम है एसिमिलेशन, और पांचवें का नाम है इजेशन। तो मैंने आपको इंजेशन का स्टेप कंप्लीट करवा दिया है कि इंजेशन क्या हुआ। अब समय आ गया है कि डाइजेशन को समझे, जिसमें मैंने बताया कि माउथ से स्टार्ट होगा और भोजन जो है वो स्टमक तक आ गया है, यानी कि स्टमक तक का सफर हमने तय कर लिया है। अब स्टमक के बाद आगे डाइजेशन कैसे कैसे होता है इसको समझना जरूरी है। हमारा फूड स्टमक में पहुंच चुका है, अब आगे सुनिए और समझिए। क्लियर है? क्लियर है। अब होगा क्या कि जो ये स्टमक में आया है, तो स्टमक के बॉल में BALL नहीं जी, WALL, बॉल मींस दीवार। तो स्टमक के बॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 सब्सटेंसेस को एक्वायर लिए हुए रहता है। पहले का नाम है HCA, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे का नाम है पेप्सिन, और तीसरे का नाम है म्यूकस। अब ये जो तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ गैस्ट्रिक जूस है, और गैस्ट्रिक जूस में ये 3 वो चीज है जो मैंने आपको बताया, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये तीनों इस फूड के साथ तो कुछ तो करेगा सर। अरे क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करता तो क्यों रिलीज होता? कुछ ना कुछ घटने का कारण रहता है, बिना कारण बस तो कुछ भी होता नहीं, और नहीं तो क्या। तब ये होगा क्या कि ये जो हमारा सबसे पहले HCl निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने एक नाम बोला पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो कोई पूछेगा कि चलो जी हमको एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम बताइए, तो हम लोग कह देंगे कि पेप्सिन है, यानी कि पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन ही है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में, CBSE बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, दे सकता है। अगर दिमाग से ना किया तब नहीं भी देगा। खैर एनीवेज, तब मैंने ये कहा, और जो पेप्सिन हमारा एंजाइम है वो एक काम करता है, और वो कुछ इस प्रकार से करता है ना कि पेप्सिन प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करेगा उसमें जब जो यहाँ पे जो मीडियम उसको मिल रहा है वो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है, बेसिक नहीं, अल्कलिक नहीं, एसिडिक, अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और जो हमारा, 1 मिनट रुको जरा सा, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंड म्यूकस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन हुआ कि यहाँ पे जो स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करना, ये पहला हुआ। दूसरा फंक्शन कि अगर फूड, अगर तुम लोग गया दिमाग सटक गया गोलगप्पा खाया, चाउमीन खाया, बर्गर खाया, जो मन में आया वो खाया, तुम्हारा आदमी लाख समझाया लेकिन तुम लाख नहीं माना, तुम्हारा दिमाग खाक में ही चलता है, लेकिन फिर भी अपने आप को समझते ही हो। कोई बात नहीं, समझना चाहिए, सभी को ऐसा ही लगता है, जानवर को भी ऐसा ही लगता है। अरे डोंट वरी, वी आर आल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल, इसीलिए चिंता मत करना। कोई आपको जानवर भी कह देता है तो कहीं कोई बात नहीं सर, हम जानवर ही हैं, जाने दो 3 बार बोल देना है, जानवर ही है। अच्छी बात है। तब ये मैंने कहा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, और फूड के सहारे जे मन में आया वो अपने अंदर दबा लिया, तो कुछ बैक्टीरिया भी तो कभी कभी चला जाता है स्टमक के अंदर, मसल चला जाता है, तो क्या हो गया, चला गया तो अरे तो यहाँ पे HCl बैठे हुए हैं पहरा देने के लिए, क्या हो तुमको आज छोड़ने वाले में से हम नहीं हैं, आज हम छोड़ेंगे नहीं, तुम चाहे जे बोलो, और नहीं तो क्या।
तब ये HCl जो है वो उस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, यानी कि मार डालेगा। ये दो काम हुआ HCl को, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये दो ही जो मेन रूप से भी फंक्शनिंग करने वाला। अब चूंकि ये मीडियम ही प्रोवाइड कर दिया, तब पेप्सिन का रोल यहाँ पे अपना दिखा देगा कि प्रोटीन जो है फूड में उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। सिर्फ सुन करके समझ करके याद रखने का प्रयास करो, दिखाने वाला काम पीछे। तब और जो तीसरा म्यूकस है, जो तीसरा थर्ड वन इज द म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा, क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम हो जाता ना जी, अगर यदि कम साउंड जा रहा होगा तो ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया है, नाराज कहाँ है ये। वैसे नाराज हो गया तो हो गया, डर ये सब। खैर एनीवेज, तो अब ये क्या होगा, कहाँ बोल रहा था मैं, तो भूलेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था ना, जो म्यूकस है, अब म्यूकस का क्या काम है सर? म्यूकस का काम क्यों नहीं है, बहुत बड़ा काम है जी। जब ये जो हमारा HCl है वो तो मीडियम को प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे इसको पेप्सिन की मदद से डाइजेस्ट करने में हेल्प किया प्रोटीन को। लेकिन कभी तो क्या होगा कि ज्यादा जब ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तब HCl रिलीज करने के बाद यदि ज्यादा मात्रा में HCl रिलीज हो जाए या फिर पेप्सिन सीक्रेट हो गया, तब क्या होगा कि जो हमारा सेल है स्टमक का, जो अंदर का जो ये भाग, ये ऊपर में बाहरी भाग हुआ ना स्टूडेंट, और ये अंदर का पोर्शन है, ये सब तो अंदर का जो लाइनिंग है वो खुद ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो खुद ही नहीं जल जाए, उसके लिए म्यूकस भी आएंगे, सीक्रेट करेंगे, और मैं देखता हूं कि मेरे रहते हुए कौन तुझे नष्ट करता है। ये म्यूकस आएगा, और कोई भी रहे HCl पेप्सिन किसी को भी नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी अलाउ नहीं करेगा किसी को भी यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है। तब ये होगा क्या, यहां तक का सफर हमने तय कर लिया। अब ये जो स्टमक में जो हमारा फूड रहता है, भोजन, वो 3 से 4 घंटे के लिए ये स्टमक में रहेगा जी। हाँ सर, बिल्कुल रहेगा। सर एक बात बताइए, क्या 3 से 4 ही घंटा तक भोजन रहेगा? ऐसा है कि ये स्टमक में जो भोजन है वो तब तक रहेगा स्टूडेंट जब तक ये पेस्ट के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। सेमी सॉलिड से एक चीज याद आया कि जब मैं 12th में जब मैं 12th का सिलेबस लेके आऊंगा तब उसको मैं डिस्कस करूंगा। खैर तो अभी आप 10th में ही हैं, तभी तो ये लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। एक द सॉलिड स्टेट 12th का एक पोर्शन है केमिस्ट्री का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब सर स्टार्ट किए थे 12th में, तब सॉलिड बहुत कह रहे थे, तो हमने कहा कि सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि सॉलिड जो है वो हार्ड है। बचपन से ही सुनते आ रहे थे, लेकिन दिमाग में पूछने का जिज्ञासा 12th में जागा था। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए सर, जो हमारा बॉडी पर मसल है वो क्या चीज है? तो कहा कि सॉलिड है। तो हम कहा है कि जब ये सॉलिड है तो हमारे ये मसल दबता क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और हमारा ये जो गाल है ये भी तो दब रहा है इसे छूने पर, ये दबना नहीं चाहिए था। जो हमारा बाइसेप्स का मसल है वो भी तो दब रहा है, तो क्यों? तब कहा कि अरे सॉलिड है, जाओ ना हटो। हम कहा कि नहीं बताइए, कीजिए, कहा नहीं बताइएगा। तो हम भी जिद दे, तो वो भी मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम इसको सेमी सॉलिड कह दो, अगर तुमको लग रहा है कि सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड तो है ही नहीं है, नहीं तो तुम तो ऐसे ही पसर जाता, तो तुम सेमी सॉलिड कह दो। तब कहा हाँ, तब तो फिर सही है, तब सही है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पेस्ट देखे हो, कोई भी ब्रांड का हो, मैं नाम नहीं लूंगा जिससे तुम दांत साफ, मैं नाम लूंगा तो ऐसा लगा कि मार्केटिंग कर रहा हूं यूट्यूब पर, इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का। तो फिर होगा क्या कि पेस्ट का नाम पेस्ट है,
जिससे तुम डेली ब्रश करते हो जी, ठीक उसी प्रकार से 3 से 4 घंटा में हमारा स्टमक में भोजन क्या होगा, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि हर एक मीडियम प्रोवाइड हुआ है, इस पे हर एक चीज डाइजेस्ट करने के लिए है, तो ये पेस्ट के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए कहा, एक चीज और कहा जाता होगा कि जब तुम भोजन खाए हो तो खाना खाने के तुरंत बाद वाटर, पानी को नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? अरे इसलिए कि यहाँ पे जो कुछ भी तुमने खाया पिया है और HCl एसिडिक मीडियम में नहीं ये भोजन को डाइजेस्ट करेगा जी। तो एसिडिक मीडियम, अब तुम क्या किया कि यहाँ से पानी पी लिया, गट 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 पानी पी लिया, गया गरमा के खाना खाने के बाद, तो HCl जो है वो पूरे के पूरे तो तहस नहस हो गया उसका। यार कैसे यहाँ पे बचेगा? अरे हिंदी भाषा में बोले तो पंचुचुर हो गया वो HCl, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई और एसिड की मात्रा घट गया, इसीलिए पचने में डाइजेस्ट होगा। अब वो खाना बढ़िया से नहीं पचेगा, जैसे तैसे हो जाएगा। इसीलिए जब खाना खाते हैं तब कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा के तो बाद ही पानी को पीजिए। लेकिन आप लोग मानने वाला नहीं है, तो गला साफ करने के लिए धीरे से 1 घोट पी लेगा, बस 1 घोट ही अलाउड है, और नहीं तो क्या। बोतल लगा करके तो भाई पीना ही नहीं। कुछ लोगों को देखते हैं कि बोतल से ही पूरे 1 घोट पिएगा। अरे घर में हो तो गिलास का इस्तेमाल कर लिया करो, नाजुक सी हाथ में क्यों तकलीफ देते हो? आपका स्टेमिना पर मुझे शक नहीं है सर, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। खैर एनीवेज, तब कहाँ थे हम? और इसके साथ साथ मैं कहा कि 3 से 4 घंटा रहेगा, लेकिन ये 3 से 4 घंटा रहेगा सर, क्या ज्यादा देर तक नहीं रह सकता? या फिर इससे पहले नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कोर्स हो सकता। इसका सबूत मैं देता हूं, और वो कुछ इस प्रकार से सबूत है कि जब तुम कम भोजन खाते हो, जितना तुमको भूख लगा हुआ है, जैसे कि तुमको 7 to 8 ब्रेड का भूख है और तुमने 2 ही ब्रेड लिया, नाश्ता है किया, तो तुमको जल्दी भूख लगेगा। कभी तुमने नोटिस करने का प्रयास किया है कि आखिरकार ये जल्दी भूख हमको क्यों लग रहा है जब हमने खाना को कम खाया है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना स्टूडेंट, क्योंकि तुम कम भोजन लेगा तो इस स्टमक को कम मेहनत करना पड़ेगा ना जी। भोजन को डाइजेस्ट करने में कम मेहनत करना पड़ा, यानी कि जल्दी डाइजेस्ट हो गया ना। और तुम जब दबा के खाना खाया तो इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम भी लगेगा। इसीलिए जब भरपेट भोजन कर लेते हो तो पूरे तरीके से ताकत भी आ जाता है और कुछ देर के बाद भी भूख लगता है। सुबह में खाओ तो शाम को लगेगा। इसीलिए जो कोई सरकारी नौकरी जॉब भी करता हो या फिर जो बस ट्रक चलाता हो, वो एकदम दबा के खाना खाए, एकदम भर पेट, पता नहीं अरे कब दोबारा मौका मिले खाने का, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ट्रक वगैरह ये सब चलाते हैं उनको तो इधर उधर जाना होता है, इसीलिए खैर वो भी गाड़ी भी रोक के खा लेता है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं वो तो नहीं खा पाता है। तो इसीलिए आराम से खा लेगा एक ही बार, ताकि निश्चिंत हो जाए। और कुछ बिजी लोगों को भी देखता हूं मैं, जिनके पास तो खाने का टाइम ही नहीं है। क्या हो गया? एनीवेज, तो ये मैंने बता दिया कि ये 3 से 4 घंटा ही क्यों रहेगा। क्लियर है? अब यहां इस स्टमक के काम यहां पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब स्टमक के बाद जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स है वो कहां चला जाएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन कैसे? एक बार चला जाएगा बाहर के जैसा नहीं, एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर की मदद से ये बीट बाय बीट, ये धीरे धीरे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरेगा, पूरे में आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा इसमें पेस्ट जैसा बना है। digested food in the stomach will goes into a small intestine,
तो अब मैं चर्चा करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी, या फिर लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये यही सबसे लंबा इंटेस्टाइन है और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है। सर हम एक बात बताइए, क्या हमको बुक वाला पागल बनाना चाह रहा है कि क्योंकि है वो लंबा बड़ा लेकिन उसका नाम है स्मॉल? क्या आप हमको पागल बनाना चाह रहे हैं? जो है तो वो लंबा और बड़ा लेकिन कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा है कि ना तो बुक वाला तुझे पागल बनाना चाहता है और ना ही मैं कह रहा हूं कि ये लंबाई में लंबा है जी, लेकिन पता है क्या यही कि इसका ये नैरो है, एकदम पतला जैसा है, एकदम बिल्कुल पाइप की तरह। लंबा ट्यूब है, पतला के आकार है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन पर अभी फोकस मत कीजिए, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाए। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हर एक चीज होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना लंबा होता है सर? कहीं यहाँ से एकदम बहुत दूर तक लगी हो जाएगा? बस दूर? अरे नहीं, उतना लंबा तो हम खुद ही नहीं है, तो कहां से रहेगा? तब 6.5 मीटर 6.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ दिस साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरी अच्छे तरीके से भोजन पच जाएगा, अब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। लेकिन अभी मैं ये डाइजेशन पर ही इतना सारा चर्चा कर रहा हूं क्योंकि डाइजेशन को ही डिटेल में जानना है, हर एक चीज जानना है कि कौन ग्लैंड कैसे सीक्रेट किया। क्लियर है? अब होगा क्या, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, यानी कि दो ग्रंथियों के द्वारा कुछ सिक्रेट किया जाएगा, उसको ये क्या करता है? हैंडल करता है, यानी कि टेक आउट करेगा, यानी कि लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। किस लिए? ये इसमें भोजन को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए। और पहला है ये लीवर, और दूसरा है ये पैंक्रियाज। ये लीवर के द्वारा जो कुछ भी सिक्रेट किया जाएगा या फिर ये पैंक्रियाज के द्वारा जो कुछ भी सिक्रेट किया जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिसीव करेगा, यानी कि लेगा, कहेगा कि आ जाइए सर। क्यों? क्योंकि तुम तो हमारे हेल्प के लिए ही आ रहे हैं, इसीलिए यू आर मोस्ट वेलकम। चलो यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे है कि लीवर क्या सिक्रेट करेगा सर? लीवर में गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में बाइल है। ये ग्रीनिश येलो कलर का कुछ तेल का जैसा इंजाम है जो ये बाइल आएगा और ये हमारे इंटेस्टाइन में इसको रिसीव करेगा, यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा। सर एक बात बताइए, ये बाइल का क्या काम होगा? बाइल डक्ट में बाइल है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर है, और गॉल ब्लैडर कहाँ है? तो ये लीवर में है। सर ये बाइल का क्या काम हुआ? बाइल का काम हुआ कि जो फूड आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में है ना स्टूडेंट? हाँ सर, एसिडिक मीडियम है, तो इसको और तो उसको बेसिक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाइल है वो अल्कलाइन इन नेचर है, अल्कलाइन है, तो बेस में कन्वर्ट कर देगा। सर एक बात बताइए कि इसके अलावा और ये क्या करता है? इसके अलावा जो ये स्टार्च है उसको ये तोड़ डालेगा, क्लियर है? अब ये इसको बेसिक क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया ताकि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के द्वारा भी कुछ सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा, वो परफॉर्म करेगा कब? जब ये फूड है
वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा तब। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है कि तुझे हर एक चीज क्या हो रहा, क्लियर हो रहा। अब ये पैंक्रियाज जो है वो 3 प्रकार का एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा। पहले का नाम है पैंक्रियाटिक एमिलेज और दूसरे का नाम है लिपेज और तीसरे का नाम है ट्रिप्सिन। तो ये एमिलेज क्या करेगा? तो जो एमिलेज का काम हुआ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उसको डाइजेस्ट करना, और ट्रिप्सिन का काम है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कौन? एमिलेज। और ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो सर ये लिपेज क्या करेगा? वो क्या मुंह देखेगा? वो कहां देखेगा? क्या कि सब कर ही रहा था, हमका पीछे हटा। तो वो क्या करेगा? वो फैट्स को जाकर के ब्रेक डाउन करने लगा, फैट्स को तोड़ने लगेगा। यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लियर होता है, इसमें क्लियर होता है, अच्छी बात है। अब जब ये हो चुका है तो अब क्या होगा कि हमारा जो ये प्रोटीन है वो प्रोटीन टूटता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा ग्लाइकोजन में या फिर ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन में तो नहीं है, ग्लूकोज में ही टूटेगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो एमिनो, और इससे पहले ये कौन किसमें टूटेगा उससे पहले एक बात जानो कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है। जो एंजाइम्स क्या करेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट मिला हमको न्यूट्रिशन फूड से उसको तोड़ेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। कहां? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ रहे हो? क्योंकि समझ में आता है इसीलिए समझ रहे हो, अच्छी बात है। अब पूरे अच्छे तरीके से आपको ये कंप्लीट डाइजेशन का प्रक्रिया समाप्त हो गया, यानी कि डाइजेशन आपका ये अब जाके डाइजेशन खत्म हुआ इन ह्यूमन बीइंग नहीं, सिर्फ डाइजेशन शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, 3 और बाकी। अरे रिलैक्स, ये तीनों आसान था, ये डाइजेशन में ही हर एक चीज आपको डिटेल में जानना था। अब होगा क्या, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हैं, तो जो कुछ भी यहाँ पे न्यूट्रिशन मिला है अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाएगा, कैरी कर करके। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन यानी कि वही जो कुछ भी ग्लूकोज वगैरह ये सब है उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा और बहुत सारी चीजों में परफॉर्म करेगा, हर एक सेल में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में हमारे चला जाएगा। क्लियर है? हर एक ऑर्गन्स में चला जाएगा। अब उसके आगे क्या होगा? तो ये अब्जॉर्प्शन भी आपका कंप्लीट होता है। एसिमिलेशन कहने का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी हमारा ब्लड स्ट्रीम में गया है, क्या गया है? ये न्यूट्रिशन ग्लूकोज वगैरह ये सब, अब उसका इस्तेमाल होगा, किस लिए होगा? तब उससे नया सेल्स बनेंगे, हमारा ग्रोथ होगा, हमको एनर्जी मिलेगा ताकि हम कुछ एक काम कर सकें। क्यों जी? है ना? हाँ सर, बिल्कुल है। तो ये आपका एसिमिलेशन कंप्लीट होता है। अब इजेशन क्या हुआ? तो जो हमारा फूड अच्छे तरीके से तो यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया है, अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो चला जाएगा कहाँ? ये लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरे जाएगा और इधर से होते हुए यहाँ तक आएगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जो एक स्फिंक्टर की मदद से बीट बाय बीट धीरे धीरे ये यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी, तब सर ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? जो बहुत उत्सुक थे तुम आप लोग जानने के लिए, मैं बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में यदि
जो कुछ भी यहाँ पे आया फूड वो गीला है या फिर कुछ एनर्जी वगैरह ये सब है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो लिक्विड है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और सिर्फ सिट्टी यानी कि जो सॉलिड है वो इसमें रह जाएगा सॉलिड के फॉर्म। अब चूंकि यहाँ पे भी नहीं है, अब सिर्फ अब्जॉर्प्शन करना था तो अब्जॉर्ब कर लिया लिक्विड को, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसका नाम है रेक्टम या फिर रेक्टम नाम है। ये रेक्टम में बेस्ट चीज आ जाएगा यानी कि अनडाइजेस्टेड यानी कि जो हर एक चीज तो जो कुछ भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया ही गया ना। हाँ सर, एब्जॉर्ब तो कर लिया गया, तब बेस्ट चीज है तो ये रेक्टर में आपका के थोड़ा देर के लिए स्टोर होगा। जैसे ही ये भर जाएगा तो एनएस के थ्रू यानी कि शरीर से बाहर चला जाएगा स्टूल के रूप में, फेसेस के रूप में। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आपका इजेशन का प्रक्रिया समाप्त होता है और ये आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पूरे अच्छे तरीके से समाप्त होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसे मैं लास्ट में इसीलिए डील किया कि एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का जो बहुत ही खास है और वो ये है कि सर एक बात बताइए कि जानवरों में क्या जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर होता है, उतना ही लंबा होता है, उतना ही बड़ा होता है जितना हम लोगों में है, हम लोगों में होता है? क्यों? उतना ही क्यों होगा? छोटा भी तो हो सकता है, बड़ा भी तो हो सकता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अरे ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो एक एनिमल्स यानी कि जैसे गाय, बफेलोस या फिर गोट कुछ भी जो घास वगैरह सब खाता है और उसको में क्या पाया जाता है? उसको में ग्लाइकोजेन पाया जाता है और उससे पहले सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज ग्रास वगैरह घास ये सब में होता है जो भी जानवर ये सब खाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया ना, गाय, भैंस वगैरह ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब होगा क्या? उसमें ग्लाइको ये है सेलुलोज है और सेलुलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए जो जानवर घास खाएगा या फिर ये पत्ता वगैरह सब खाता है, जेमन खा लेता है, तो उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 6.5 मीटर से भी लंबा होता है क्योंकि उसको और कठिन से डाइजेस्ट होगा ना, इसीलिए बड़ा होना चाहिए ना स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बोल रहे हैं जी, तो इसीलिए बड़ा होगा। और जो मीट मछली वगैरह सब खाता है जैसे लॉयन, टाइगर, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा और हम लोगों में भी मीडियम साइज का होता है या फिर छोटा होता है गाय भैंस के मुकाबले। क्लियर है? ये क्वेश्चन था जो करके भी बोर्ड में भी नहीं पूछेगा लेकिन शायद 2 नंबर 3 नंबर में दे सकता है या फिर क्लास टेस्ट में आ सकता है या फिर मौखिक में जो कोई टीचर लेंगे तो वो भी पूछ देगा कि बताओ उसमें ये लंबा क्यों होगा और हम लोगों में छोटा क्यों। तो यही आपका आंसर है। अब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तब आपको सिर्फ समझना ही था और जब प्रोसेस की बात आएगी कि एक्सप्लेन कीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये फिगर ड्रा कर दीजिएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ये फिगर ड्रा कर दीजिएगा और फिर उसके बाद ये लिख देना और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिखा दूंगा। ये फिगर ड्रा किए हो ना, उसके नीचे ये लिखना और फिर मैं नोट में कुछ लिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए और फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। देख लीजिए, ये पहले ये हेडिंग, फिर ये फिगर, फिर ये सब्जेक्ट देख लिया है ना, ये फिगर को भी और इससे
नोट में कुछ बातें हैं जो मैं तुझसे लिखा दूं, इसे लिख लीजिए। इसे भी मैं क्लीन कर देता हूं, इसे क्यों रखना। चलो ठीक है, लिखेंगे। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है। विच लाइज बिटवीन, जो किसके किसके मध्य है जी, तो माउथ टू एनस, यहां तक लगी आता है ये। क्लियर है? क्लियर। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स secrete saliva, which is found, कहाँ पाया जाता है? Found in our mouth, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है। और सैलिवा है salivary amylase that digest starch, स्टार्च को किस चीज में, इनटू शुगर में। अब क्या हो जाएगा, ड्यू टू पेरिस, या फिर लिखेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट occurs in oesophagus, यानी कि फूड पाइप जी। क्लियर है? क्लियर है। अब ये आपका कंप्लीट होता है ओएसोफेगस, यानी कि फूड पाइप में होगा कैसा मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। चलो अच्छी बात है, इतनी सारी बातें तुझे आती है, आता है। सीधे लिख रहे हैं, a small intestine is the complete digestion of food। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो फूड को पूरी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा। Pepsin is the
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम बताइए, तो पेप्सिन है। चलो क्लियर है। अब बाकी तो क्लियर में था है कि गॉल ब्लैडर में बाइल है और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो सीक्रेट करेगा पैंक्रिएटिक जूस को, जो क्या क्या है जी? तो एमिलेज है, ट्रिप्सिन है और लिपेज है। क्लियर है? क्लियर है। और ये एमिलेज या फिर इसको यहां नहीं लिखो, अलग से, या फिर उसको रहना करो। जो हमारा एक और बातें हैं जो लिखाना लायक है, और वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू, इसमें ग्लूकोज, इसमें और ये हमारा प्रोटीन ब्रेक्स इनटू, ये किस में बदलेगा? तो एमाइनो एसिड में। जो हमारा फैट है ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। चलिए ये आपका लिख लीजिए, इसी में से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दे सकता है, बाकी हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। चलो क्लियर होता है स्टूडेंट? क्लियर होता है। अब ये आपका कहानी पूरी अच्छे तरीके से समाप्त हुआ, मैंने लिखा दिया, जो बातें लिखाने लायक थी लिखा दिया, जो बोला मैंने वो समझे हो ना, बस उतना काफी है। और फिगर रहना चाहिए, इतने सारे चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन का आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जो बताने लायक है। या फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी होना बहुत जरूरी है ना। मैं तुझे समझा दूंगा वो क्वेश्चन क्या है। ये लिखे हो ना, ऐसे कमेंट आ दिए हैं, नहीं देखा था? खैर एनीवेज, लेट्स हैव अ लुक। very interesting question. लॉ बुक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका बुक से। क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है 1 ml of very dilute a starch solution तकरीबन 1% स्टार्च जो है वो टेकन किया गया है। इसमें तो टेस्ट ट्यूब एंड 1
ml of कहाँ चला गया, saliva is added to, इसको में 1 ml saliva को ऐड किया गया है। आगे लिखेंगे कि आफ्टर कीपिंग half an hour a few drops of iodine solution added to the test tube। तब क्या हुआ कि there is no change in color on adding iodine solution। What does this tell you about the action of saliva on a starch? ये आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही घबरा गए कि सर इतना बड़ा है ये कैसे बनेगा। अरे जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन, मैं हूं ना। तब तो देखो हुआ क्या है, क्या बताया जा रहा आपसे कि 1 ml ऑफ वेरी डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन, तकरीबन 1% सॉल्यूशन ही है और बाकी के बाकी वाटर ही है। इसका लिखने का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ 1% ही ये स्टार्च मौजूद है और बाकी पानी है, क्योंकि कैसा लिए हैं, डाइल्यूट स्टार्च को लिए हैं, यानी कि पंचुचूर टाइप का है स्टार्च, ये ले लिया गया है। ठीक है, इस टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं इस, तो ठीक है, लेने के लिए कहा इसे ले लिए, नो प्रॉब्लम। अब आगे निर्देश दिया जा रहा है आपको कि 1 ml ऑफ सलाइवा, 1 ml सलाइवा को एडेड टू इट, उस टेस्ट ट्यूब में 1 ml सलाइवा को मिला दिया जाता है जिसमें पहले से डाइल्यूट स्टार्च इज प्रेजेंट, जिसमें मौजूद है, ले लिया गया। अब आफ्टर कीपिंग हाफ एन आवर, और आधे घंटे तकरीबन दोनों को उसी टेस्ट ट्यूब में मिला करके छोड़ दिया गया, यानी कि नो डिस्टरबेंस। A few drops of iodine solution are added to the test tube, और आधे घंटे छोड़ने के बाद कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन को गिराया गया, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। तो क्या पाया गया कि there is no change in color on adding iodine solution। तो आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है क्योंकि स्टार्च को, जिस चीज में स्टार्च प्रेजेंट हो और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन, याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपसे एक्सपेरिमेंट बताया था कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे बहुत सारी चीज को डिस्कस हुआ। तो वहां पे क्या देख रहे थे कि जिस पत्ते में स्टार्च मौजूद था वहां के कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया था, लेकिन यहां पे ऐसा करिश्मा नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बावजूद भी। और क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो स्टार्च है, तो आयोडीन डालने के बाद तो कलर ब्लू ब्लैक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। वही कह रहा है कि देयर इज नो चेंज ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, नहीं हुआ।
What does this tell you about the action of saliva on starch? जब अकेले स्टार्च रहता तो आयोडीन डालते तो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता स्टूडेंट, लेकिन पता है आज की बात क्या है, वो यही है कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा। तो मेरा डाउट जाएगा कि इसमें शायद हमने सैलिवा को मिलाया है इसीलिए नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सैलिवा कुछ किया है, सैलिवा ने कुछ किया जरूर है। किसके साथ? ये क्या दिया हुआ है स्टार्च के साथ? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि सैलिवा में सैलिवरी एमिलेज पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, तब्दील कर देगा। तो वही काम किया है यहाँ पे। तो क्या क्या बताएगा सैलिवा क्या किया है? तो सिंपल से सॉल्यूशन है कि देयर इज नो चेंज इन कलर, कलर में कोई बदलाव नहीं है। वो क्यों? तो लिख देंगे कि दिस इज बिकॉज सैलिवरी एमिलेज इज प्रेजेंट इन किसमें? तो सैलिवा में, दैट कन्वर्ट्स, जो कि बदल देगा किसको? किसको? स्टार्च को इनटू शुगर, शुगर। तो आपको ये पता चला कि स्टार्च जो है वो शुगर में बदल रहा। तो बस आज का सेशन को मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूँ, लंबा हो गया होगा शायद। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और सबसे पहले यदि आप सिलेबस ऑफ बायोलॉजी नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियोस दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके सिलेबस ऑफ बायोलॉजी देख सकते हैं कि आपको 10th में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस क्लियर है? क्लियर है? फिर से मिलते हैं।